हाय एवरीवन, मैं हूं मधु, एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर। ऐसी कोई भी सर्विस अगर आप मुझसे अवेल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पर बुकिंग भी कर सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आपको अगर ज़रूरत है तो आप इंक्वायरी डाल सकते हैं, मैं आपको कॉल करके बात कर लूँगी। ऐसे जनरली बुकिंग के बाद मैं खुद ही आपको 24 घंटे के अंदर कॉल करती हूँ आपके केस को जानने और समझने के लिए, और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज बिल्कुल नहीं रहता है। बहुत लोग पूछते हैं कि कंसल्टेशन का अलग से, तो जी नहीं, कंसल्टेशन का कोई अलग से चार्ज नहीं होता है। मैं जो चार्ज लेती हूँ, जो भी करती हूँ रिग्रेशन के लिए, वो सब कुछ उसी में इंक्लूडेड होता है। बस अगर थर्ड पार्टी रिग्रेशन होगी तो क्योंकि वो किसी और को मुझे इंक्लूड करना होता है तो उनकी एक फ़ीस एडिशनल हो जाती है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं होती है। अगर आप फर्स्ट में बारी रूट कॉज में नहीं जा पाते हो तो सेकंड बारी के लिए भी मैं आपसे पैसे नहीं लेती हूँ, एक और बार के लिए मैं आपको खुद अपनी तरफ से ऑफ़र करती हूँ। तो आई होप कि यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। तो आज मैं आपसे एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाली हूँ। उस केस में एक्चुअली क्या होता है, हमारे जैसे कितने सारे इंक्वायरीज़ आते हैं, आप लोग खुद ही कमेंट्स में भी डालते हो राइट कि मेरी मम्मी से मेरा कार्मिक बंधन है, मेरी माँ होकर भी शी इज़ नॉट बिहेविंग गुड टू मी, वो मेरी एनिमी जैसा मुझसे बिहेव करती है। ये क्या होता है? कार्मिक पैटर्न होता है। जब तक हम इस कार्मिक पैटर्न को रिजॉल्व नहीं करते हैं तब तक रिश्ते नहीं सुधर पाते हैं। द रीज़न बिहाइंड कि इस बर्थ में जो मेरी मदर है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि वो पास्ट लाइफ में भी मेरी मदर ही हो हो सकता है किसी और रिलेशनशिप में मेरे साथ थी, मैं उनके साथ सही नहीं थी, तो इस जन्म में वो मेरी माँ बनकर मेरे साथ सही नहीं है। तो बेसिकली ये केस एग्जैक्टली ऐसा है जिसमें आपको रिलेशनशिप का जो आपस का कार्मिक बंधन है ये आपको पता चलेगा। एंड इस टाइम पे इसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है ये भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी जब हम जान लेते हैं कि हमारा कार्मिक कनेक्शन क्या था, ये हमारी गलती क्या थी, तो आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। ये हमारी जो क्लाइंट हैं, इन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया तो मुझे जैसा बताया कि ये लोग दो भाई बहन हैं, मतलब एक बहन है एक भाई है, और इनकी मदर फादर से तो ठीक है बट आपस में भाई बहन में इनकी मदर के दिल में बहुत भेदभाव है। वो जितना प्यार अपने भाई से, अपने बेटे से करती हैं, कहीं ना कहीं चिढ़ अपनी बेटी से उनको है। वो आज तक इस कर्म बंधन को नहीं समझ पाई। उनके भाई भी कभी अपनी बहन को नहीं फेवर करेंगे अपनी मम्मी के आगे, उनके लिए उनकी मम्मी ही सबसे पहले है। तो उनके मन में ये था कि वो मेरी अपनी सगी माँ है, फिर ऐसा क्यों भेदभाव? बेटा बेटी वाला भी बात नहीं था, जैसे होता है ना कि बेटा से ज़्यादा लगाव और बेटी से कम, ये चीज़ भी उन्होंने घर में कभी नहीं देखी। जो फ़र्ज होते हैं निभाने के सब कुछ है, बट एक जो मेंटल अटैचमेंट होता है वो उनका अपनी बेटी से नहीं था, जिसके कारण काफ़ी उन्होंने कोशिश भी करी, होपोनोपोनो वगैरह भी किया था, बट नहीं कर पा रही थी। वो उनको असर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हम जब होपोनोपोनो करते हैं तो हमें एक ऐसी जगह पे खड़ा होकर करना होता है या उस फीलिंग के साथ करना होता है कि हमारी जो गिल्ट है, जो इनर कॉन्शियस को पता है कि एक्चुअल में क्या हो सकता है, वो रिजोल्यूशन की ओर बढ़ने लगती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो लैक हो रहा था। वो प्रॉपर जो इंटेंसिटी होती थी फॉरगिवनेस की, वो कहीं ना कहीं नहीं आ पा रही थी। तो यहाँ पे इनके सेशन डेफिनेटली करने का तो फैसला लिया ही, क्योंकि ये नो डाउट ये कर्म बंधन था। इस रिग्रेशन में जब हमने स्टार्ट करा, हम आगे की ओर गए, तो हम इनके ठीक एक लाइफ पीछे सबसे पहले गए। उस लाइफ में इन्होंने अपने आप को एक आदमी के रूप में पाया। उन्होंने देखा कि वो अपने घर में है, एक घर है, वहाँ पे एक आदमी एक औरत को बहुत मार रहा है। मैंने कहा कि आप उस आदमी को पहचानने की कोशिश कीजिए, वो आदमी कौन है? उन्होंने कहा कि ये मैं ही हूँ। तो आगे मैंने कहा कि वो जिस औरत को मार रहा है वो औरत कौन है? तो बहुत जल्दी ही उन्होंने देखा कि वो औरत वो खुद है। आई एम सॉरी, मैं गलत बोल रही, वो औरत जो है वो उनकी वाइफ है। इन्होंने जो खुद को अपने रूप में देखा, उस आदमी के रूप में खुद को देखा, वो आदमी अपनी वाइफ को मार रहा था। ये सीन जब हमने देखा और ये जाना, उन्होंने जब खुद को आइडेंटिफाई किया उस आदमी के रूप में, तो ये मैंने जानना चाहा कि वो जिस औरत को मार रहा है वो इस लाइफ में इनसे कैसे कनेक्टेड है। तो ये पता चला कि वो औरत जो पूर्व जन्म में इनकी बीवी थी,
वही इस जन्म में इनकी माँ है। इस बात को समझने के बाद एक तो तुरंत दिख गया कि भाई वायलेंट थे, मारपीट कर रहे थे। क्यों मारपीट कर रहे थे? क्या वो ड्रंक थे? क्या उनको मारने पीटने की आदत थी? ऐसा क्या हुआ था कि वो मार रहे थे अपनी पत्नी को? इस चीज़ को थोड़ा और एनालाइज करने की जब कोशिश की तो पता चला उनकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था। ये बात जब उनको पता चली तो वो अपने आपे से बाहर हो गए और उन्होंने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। थोड़ा और जब हमने और जानना समझना चाहा, उन्हें थोड़ा और डीप ले गई कि उनको कैसे पता चला, किससे अफेयर था। ये सारे सवाल के जो पहला जवाब आया था, उन्होंने उनकी वाइफ को खुद गिल्ट आ गया था कि वो गलत कर रही हैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में रह के। तो उन्होंने यहाँ पर खुद कन्फेस करने का फैसला किया कि वो अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देंगी। ये सोचकर उन्होंने उनको सब कुछ बताया। उन्हें लगा था कि शायद उनके हस्बैंड इस बात को जानकर गुस्सा करेंगे, सब करेंगे, लेकिन शायद उन्हें माफ़ कर देंगे और इससे उनके अंदर की गिल्ट भी कम हो पाएगी। बट नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। उनके हस्बैंड उनके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंट होने लगे, उनसे नफ़रत करने लगे। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार किया करते थे और कहीं ना कहीं वो प्यार ख़त्म हो गया, दिल से गायब हो गया। जब हमें धोखा मिलता है ना, तो जितना वो प्यार की जो इंटेंसिटी होती है, उस दर्द की, उस तकलीफ़ की इंटेंसिटी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। वो पूरी लाइफ जो उनकी चल रही थी, उन्होंने बहुत पीना स्टार्ट कर दिया था। गम में, तकलीफ़ में उन्होंने बहुत पीना स्टार्ट कर दिया था और पीने के बाद वो और उसे मारते थे। मैंने ये भी जानना चाहा कि क्या इन सब हालातों में उनका अफेयर कंटिन्यू था? उनके हस्बैंड उनसे नाराज़ हो गए, उनसे दूर हो गए, कहीं ना कहीं दिल से उनको त्याग दिया, तो क्या वो अब भी उस लड़के से दोबारा कनेक्ट हुई या उनसे कनेक्टेड ही थी? तो हमें ये दिखा कि नहीं। जब उनको गिल्ट हुआ तो उन्होंने खुद ही उस लड़के से कहा कि मैं ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, मैं पत्नी हूँ उनकी, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती हूँ। और उसी वक्त उन्होंने उस लड़के से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उस लड़के का नाम रवि था। और आगे जब रवि की कहीं मौजूदगी नहीं थी, रवि और इनकी जो हस्बैंड थे, आई गेस इनका नाम शायद कुणाल था, आई गेस, ये दोनों की आपस में कोई भेंट मुलाकात नहीं हुई थी। कुणाल को पता भी नहीं था कि रवि कौन है, इनका अफेयर था किससे, उस पर्टिकुलर पर्सन को भी वो नहीं जानते थे। उन्होंने बस ये रिवील किया था उनकी वाइफ ने कि वो एक बाहरी संबंध में थी, बट किसके साथ थी ये बात उन्होंने कभी बताई नहीं और शायद उन्हें जानते भी नहीं थे। ऐसा ही वक्त कटता गया, दोनों के बीच दूरियां बढ़ती ही चली गईं। दोनों, मतलब क्या बोलूँ, एक नफ़रत वाली बॉन्डिंग में चले गए। इनकी वाइफ को गिल्ट था तभी उन्होंने कन्फेशन करा, बट उनके इस स्वभाव के कारण वो खुद एक चिढ़ वाले मोड में चली गई कि मैंने इनको सब कुछ बताया, ईमानदारी से बताया, हाँ मुझसे गलती तो हुई थी, लेकिन उसका पश्चाताप करने के लिए मैंने बताया, बदले में मुझे क्या मिला? इनकी मारपीट, इनसे नफ़रत। जब इन चीज़ों को हम देखते गए कि अंत तक भी हाल यही रहा, तो मैंने जानना चाहा कि उनकी जो वाइफ है वो इस जन्म में इनकी कौन है। तो पता चला कि उनकी वाइफ ही माँ है और वो जो लड़का है जिससे उनका अफेयर था, वो लड़का इनका भाई है इस जन्म का। समझ रहे हो आप कनेक्शन? उस लाइफ में ये खुद एक मर्द थी, इनकी जो वाइफ थी वो इस जन्म में इनकी माँ है, उनकी वाइफ का जिस लड़के से अफेयर था वो इस जन्म में इनका भाई है। जब हम मौत की तरफ गए, देखना चाहा, मैंने कहा हस्बैंड वाइफ में दोनों में से पहले किसकी मौत हुई थी, तो हमने देखा, एक्चुअली उन्होंने देखा कि सबसे पहले वाइफ की मौत हुई थी। एज फैक्टर भी था, कोई बीमारी भी उनको हो गई थी, क्या एग्जैक्टली बीमारी थी वो नहीं समझ पाई, वो नहीं देख पाई, बट वो गम से मरी थी। उस मरते मरते भी उनके दिल में गम भरा हुआ था कि उनके हस्बैंड ने उनके साथ ऐसा किया। शिकायतें थी अपने हस्बैंड से उनके दिल में। एंड जब मैंने देखना चाहा कि क्या उनकी मौत के समय में उनका वो जिस भी लड़के से, रवि से अफेयर हुआ करता था, क्या वो वहाँ कहीं था, तो हमने पाया कि हाँ, वो लड़का भी उस वक्त वहाँ मौजूद था। जब उसके हाव भाव हमने समझना चाहा तो ये पता चला कि वो लड़का अब भी उनको चाहता है। वो भले एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, बट
वो कहते हैं ना, भले रिश्ता गलत था बट प्यार में सच्चाई थी। कुछ ऐसी ही बात उस लड़के में भी थी कि उसने चाहा तो पूरे दिल से था, उसकी मौत के सदमे को वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था, वो उसको आखिरी बार देखने के लिए चला गया था। इसके बाद हमने देखा कि उसके हस्बैंड भी कोई बहुत साल तक नहीं जी पाए। कुछ सालों बाद ही पी के लिवर उनका ख़राब हो गया और उसके बाद वो भी चल बसे। उनकी वाइफ ने कुछ साल बाद, कुछ साल रुक के, शायद 4 या 5 साल कुछ था कि रुक के उन्होंने जन्म ले लिया था, बट इनके हस्बैंड ने जन्म नहीं लिया था। नॉट ओनली हिज हस्बैंड, जो रवि थे, उनके जो बॉयफ्रेंड हुआ करते थे उस टाइम पे, उनकी मौत भी काफ़ी एज पे हुई, तो इन लोगों का जन्म काफ़ी बाद में हुआ। एज अ रिज़ल्ट उन्होंने माँ बनने का फ़ैसला किया। वो माँ के रूप में आई, एक औरत के रूप में आई। अब दोनों मर्दों को उनसे कनेक्टेड रहना था, कर्म बंधन भी था, दोनों ही उनसे कनेक्टेड रहना चाहते थे। तो उनका जो जिनसे अफेयर हुआ करता था रवि से, रवि उनके साथ जुड़े उनके बेटे के रूप में। दोनों के बीच नेगेटिव पैटर्न वैसा कुछ नहीं था, दोनों को एक दूसरे के लिए सद्भाव था, अच्छी भावनाएं थी। तो वो रिश्ता इन दोनों में दिख रहा था, वो प्यार इन दोनों में दिख रहा था। आज के रिश्ते में भी कि माँ को अपने बच्चे से पूरा लगाव है और बच्चा अपनी माँ पर जान छिड़कता है। और ये जो उस जन्म में इनके पति ने इनको इतना दुख दिया, वो नाराज़गी इनको इस जन्म में वो अपनी बेटी पर निकाल रही हैं। इनकी बेटी को उनसे कोई नाराज़गी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी मौत की जब पूर्व जन्म में जब उनकी वाइफ मर गई थी, तो कुणाल जी को बहुत अफसोस हो रहा था अपनी गलतियों का कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जो हुआ था वो तो हो चुका था, वो माफ़ करके उनके साथ खुशी से जी सकते थे। वो चली गई, वो मर गई, ये बात उनको बहुत ही अंदर अंदर खाने लगी थी। वो गिल्ट में आ चुके थे, इसी कारण उनके दिल में अपनी वाइफ के प्रति कोई नाराज़गी रही ही नहीं। उन्होंने माफ़ कर दिया था उसे, बट वो उससे प्यार बहुत करते थे, तो वो उसकी सेवा करना चाहते थे। जो तकलीफ़ें उन्हें दी, वो उन तकलीफ़ों को से उनको दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेटी बन के जन्म लेने का फ़ैसला किया। यहाँ पर ये भी चांसेस थे कि उन्होंने पूर्व जन्म में जो अपनी पत्नी के साथ किया था, इतना मारपीट या वायलेंस, इस जन्म में जो ये फीमेल बनी, इसके पीछे ये भी पैटर्न हो सकता था कि इस जन्म में उनको अपने पति से ऐसा दुख मिलता। इन सब चीज़ों को गौर रखते हुए, देखते हुए, जो कामिक कॉर्ड कटिंग मैं इस बीच करवाती हूँ सेशन में, सबकी आपस में कामिक कॉर्ड कटिंग करवाई। जो वो सिचुएशन था, जो वो जन्म था जहाँ पर इतना कुछ घटा, वहाँ की सिचुएशंस को, उन मेमोरीज़ को इनके सबकॉन्शियस से रिलीज़ किया। नहीं सिर्फ इनके बल्कि रवि, कुणाल और उनकी वाइफ, इन तीनों के ही सबकॉन्शियस इन मेमोरीज़ को रिलीज़ किया। फॉरगिवनेस हुई, एज ऑन सोल लेवल इन्होंने एक दूसरे को फॉरगिव भी किया। और अब अब रियलिटी में आने के बाद जब हम फ्यूचर में देखते हैं, उसी टाइम पे थोड़ा फ्यूचर में आगे जाकर जब हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं कि इनकी माँ का रवैया थोड़ा थोड़ा इनके प्रति बदलना स्टार्ट हुआ है। कहीं ना कहीं उनका जो कामिक कॉर्ड कटिंग हुआ, वो जो फॉरगिवनेस हुआ, वो रिज़ल्ट देना स्टार्ट कर गया है। कई बार ऐसी सिचुएशंस में मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इसके बाद भी होपोनोपोनो कीजिए, हो सके तो 30 दिन, क्योंकि अब आपको पता आपकी गलती क्या थी, अब तो आपको माफ़ी मांगने में बुरा नहीं लगेगा ना। तो ये भी इनको सजेस्ट किया गया कि आप अपने अंदर की गिल्ट को ख़त्म करने के लिए, निकालने के लिए, आप 1 महीने तक सिर्फ उनके नाम से होपोनोपोनो कीजिए, उनके लिए फील करते हुए होपोनोपोनो कीजिए। ये वो भी कर रही हैं। अब मैं भी उम्मीद करती हूँ कि हमने फ्यूचर में जो उनका 2 महीने बाद देखा है, जो चेंजेस आए हैं उनकी मदर इनकी रिलेशनशिप में, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत जल्दी रियलिटी में वो फील करना स्टार्ट कर दें और चीज़ें सब कुछ बदलने लगे। एक बेटी को अपनी माँ का वो प्यार मिल सके जो वो डिज़र्व करती है। इस स्टोरी से आप में से कई सारे लोग समझ सकते होंगे जो आप अपने ही रिश्तों में इतने ज़्यादा परेशानियाँ देख रहे हो, अपने खून के रिश्तों में। ये एक आपने जो कहानी सुनी, ये कहानी तो फिर भी एक थी, एक अलग टाइप की स्टोरी थी। मैंने ऐसे ऐसे भी पास्ट लाइफ देखे हैं जो आज के जन्म में अपने खून के रिश्ते हैं, बट पूर्व जन्मों में भी उन्होंने परेशान किया हुआ है और इस जन्म में भी वो परेशान कर रहे हैं, उनसे इसीलिए जुड़े हुए हैं कि कहीं ये मेरी पोल ना खोल दे, कहीं किसी को बता ना दे कि मैंने इसे मारा है, तो इस जन्म में भी मार दूंगा। कुछ ऐसे भी हालात होते हैं, सबकी स्टोरी अलग होती है। कई लोग स्टोरी सुन के मुझसे पूछते हैं कि अगर ऐसा केस है तो क्या होगा पास्ट लाइफ कर्मा।
कुछ भी डेफिनेट नहीं है गाइस, कुछ भी डेफिनेट नहीं है। कई बार मैं भी कुछ सोच के ले जाती हूँ लोगों को पूजन में, सोचती हूँ कि एज अ थेरेपिस्ट दिमाग में खुद भी घूमता रहता है, शायद ऐसा हुआ होगा। जब कहीं ले जाती हूँ यहाँ कुछ ऐसा हो रहा होगा, कुछ ऐसे ख्यालात आते, बट कई बार सिचुएशंस आउट ऑफ द लाइन होती है, समझ भी नहीं आता अरे ऐसा भी होता है। हर पास्ट लाइफ की कहानी एक नई सीख लेकर खुद मेरे लिए आती है। पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट बनने के बाद मैंने एक तो जीवन में सीखा है, ना तो किसी के लिए जो दुर्भावना होती है अपने दिल में अटैच रखिए, ना खुद किसी और के लिए दुर्भावना रखिए। माफ़ करना सीखिए, माफ़ी मांगना सीखिए, तभी इस कर्म चक्र से हम लोग निकल पाएंगे। वरना जितना अंदर बदले की भावना लगी रहेगी, जितनी नफरत अंदर लगी रहेगी, जन्मों तक इस कर्म बंधन को हमें निभाना पड़ेगा। क्योंकि वो कॉर्ड्स जो आपके साथ जुड़े हैं उस पर्सन से, उस एक हालात में, वो आपको नए हर जन्म में मिलते जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये स्टोरी फिर से आपके लिए कुछ इंसाइट्स लेकर आई होगी, आपको कुछ और अवेकनिंग देगी। अगर आपको भी लगता है कि आप भी मुझसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपका रिग्रेशन करने में। मिलती हूँ फिर अलग स्टोरी में, दूसरी स्टोरी में, जहाँ पर मुझे लगे कि आप लोगों को फिर से कुछ नई जानकारियाँ मिल सकती हैं। तब तक मैं मधु आज के दिन के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय, टेक केयर।